चैप्टर 33 विधि 9 पटकथा लेखन। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों और अपने लिए जिस जीवन अनुभव का सृजन कर रहे हों उससे संबंधित विवरण को जोड़ना चाहते हों। जब आप उन चीज़ों को पहचानने और लिखने का रोमांच चाहते हों जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं और फिर ब्रह्मांड को उस विवरण के साथ प्रदान करते देखें जो आपने बनाए थे। जब आप बोधपूर्वक अपने विशेष रूप से केंद्रित विचारों की शक्ति को अनुभव करना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। यह पटकथा लेखन विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। 2 जोश और 6 आशापूर्णता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। एक शाम जब एस्थर ने टीवी खोला तो यह तुरंत उस पर आ रही फिल्म को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, जो तब से लंबित थी जिस समय से उसे उसके बारे में पता चला था। उस फिल्म में एक प्रकटता है। सफल पटकथा लेखक को उसका टाइपराइटर जादुई जान पड़ता है। रोजाना जब वह कोई दृश्य या पात्रों द्वारा बोले गए शब्द लिखता है वह सब कुछ उसके अनुभव में आ जाता है और इसीलिए जब हालात वैसे नहीं होते जैसे वह चाहता था तो वह अपने टाइपराइटर पर उसका संशोधित संस्करण लिख डालता है और फिर वही दृश्य उसके जीवन अनुभव में भी घट जाता है। जब एस्थर यह फिल्म देख रही थी तो हमसे उसने कहा, वैसे वास्तव में ऐसे ही होता है जब आप अपनी इच्छित वस्तुओं पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होते हैं और ऐसा कोई असंगत कंपन उत्पन्न नहीं करते जो बाधा बन सके, तो आप भी जो इच्छा करेंगे वह पूरी होगी, क्योंकि आप जब भी मांगोगे वो हमेशा दिया जाएगा, हर बार निरपवाद। यदि कुछ ऐसा है जिसकी आपने इच्छा की लेकिन वो हासिल नहीं हुआ तो इसका केवल यही कारण है कि आपने उसे आने की स्वीकृति नहीं दी। इसका कारण आपके द्वारा अभ्यासित वे विचार हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत हैं। इसके अलावा आपको अपने सपनों को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो पटकथा लेखन विधि इस तरह काम करती है। मान लें आप एक लेखक हैं और आप जो भी कुछ लिखते हैं वह बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे आपने लिखा है। आपका सिर्फ एक काम है इस विवरण को देना, विस्तार से हर चीज़ का, बिल्कुल वैसा जैसा कि आप चाहते हैं। चूंकि आपको यह खेल खेलने में आनंद आ रहा है और आप इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आपको किसी भी बाधक धारणा के सक्रिय होने की गुंजाइश बहुत कम है। दूसरे शब्दों में यह मान लेते हैं कि आपका टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर या नोटबुक जादुई है और आप इस पर जो भी लिखेंगे वो सब हासिल हो जाता है, तो आपको वे 2 चीज़ें साधनी होंगी जो किसी भी उपलब्धि के लिए आवश्यक हैं। अपनी इच्छा की ताल पर केंद्रित रहें और कोई प्रतिरोध न करें। यह विधि आपको अपनी इच्छाओं के प्रति अधिक सुनिश्चित रहने में सहायता करेगी और इस बात पर अधिक स्पष्ट होने पर कि आप क्या चाहते हैं। आप इस विशिष्ट केंद्रण की शक्ति को अनुभव कर सकेंगे। किसी विषय पर जितना अधिक एकाग्र होंगे और जिसे जितना अधिक विवरणात्मक बनाएंगे उतनी ही तेजी से ऊर्जा गतिशील होगी और अभ्यास के साथ आए वास्तव में अपनी इच्छा की गतिशीलता को आप महसूस कर सकेंगे। आप ब्रह्मांडीय शक्ति को परिवर्तित होना अनुभव कर सकेंगे। आप अक्सर मात्र अपनी अनुभूतियों की प्रकृति समझकर जान जाते हैं कि आप कब कुछ पाने या प्रत्यक्ष होने के कगार पर हैं। इस खेल की अनूठी पद्धति के कारण इस बात की संभावना है कि आप अपना केंद्र बिंदु बने विचारों को संदेह या अविश्वास तक पहुंचा सके। यदि आप सहज और आनंदित रहें तो प्रतिरोध की अनुपस्थिति में आप ऐसी विशिष्ट एकाग्रता कायम करेंगे कि एक बार फिर आप किसी भी चीज़ के सृजन के लिए आदर्श संतुलन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप इस खेल को अक्सर खेलते रहे और इसे खेलने में आनंद लेते रहे तो आपको इस खेल की शक्ति के अद्भुत प्रमाण दिखाई देने लगेंगे। आपने जो भी चीज़ें लिखी होंगी वे आपके अनुभवों में उतरनी आरंभ हो जाएंगी, जैसे कि आप मंच पर किसी नाटक को निर्देशित कर रही हों और जब आप जिससे बात कर रहे हैं आपसे ऐसे शब्द कहे जो पटकथा में लिखे हों तो आप खुद अपने मंशा की शक्ति को पहचान कर प्रसन्न होंगे। आप अपने जीवन की पटकथा के काल्पनिक लेखक हैं और इस ब्रह्मांड में हर चीज़ अपनी वही भूमिका अदा कर रही है जो आपने उसे दी है। वस्तुतः आप जीवन की पटकथा को जैसी इच्छा हो वैसा लिख सकते हैं और ब्रह्मांड आपको वे लोग, स्थान और घटनाएं प्रदान करना आरंभ कर देगा जैसा आपने इनके लिए फैसला किया था। चूँकि अपने अनुभव के निर्माता आप खुद हैं, आपको बस फैसला लेना है और उसे स्वीकार करना है। अब्राहम, हमें पटकथा लेखन के बारे में थोड़ा और बताएं। पटकथा लेखन उन विधियों में से एक है जो हम आपको इसमें सहायता के लिए प्रदान करते हैं कि आप ब्रह्मांड को वह बता सकें कि आप चीज़ों को किस तरह पसंद करते हैं।
यदि आप पहले से ही अपनी इच्छाओं के साथ काल्पनिक सामंजस्य में हैं, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा पहले से ही भौतिक वास्तविकता है। यदि कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं और अभी तक नहीं मिला है, तो पटकथा लेखन उसकी गति बढ़ाने का अच्छा तरीका है। पटकथा लेखन आप चीज़ों को किस तरह का देखना चाहते हैं, इस आदत को तोड़ने में सहायक रहेगी। पटकथा लेखन आपको अपने कंपनों को स्वोद्देश्य प्रस्तावित करने में सहायक होता है। उस प्लॉट पर पटकथा लिखें जिसे आप जीना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हम स्वयं को केंद्रीय पात्र मानते हुए कर सकते हैं। तब हमें दृश्य के अन्य प्रमुख किरदारों की पहचान करनी होगी और तब हम प्लॉट लिख सकते हैं। यह सबसे प्रभावशाली तब होगा जब आप इसे खुद लिखें, वह भी शुरुआत से, क्योंकि लिखना आपको सबसे प्रबल ध्यान बिंदुओं में से एक है। लेकिन आपको इसे बार बार और लगातार नहीं लिखना है। एक दिन कोई महिला अपनी पटकथा लिखने का हमारे साथ अभ्यास कर रही थी और उसने कहा, मैं 2 लोगों को समुद्र तट पर टहलते देख रही हूँ। हमने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या इनमें से एक आप हैं? यहाँ हम जो बिंदु उठाना चाहते हैं वो यह है कि पटकथा लेखन का संपूर्ण उद्देश्य जीवन अनुभवों को उस तरह अनुभूत करना आरंभ करना है जैसे आप उन्हें जीना चाहते हैं। इस विधि का उद्देश्य उस जीवन को अनुभूत करने का अभ्यास करना है जिसे आप जीना चाहते हैं। ब्रह्मांड नहीं जानता या उसे परवाह नहीं है कि आपके कंपन आप पर जो बीत रही है उसकी प्रतिक्रिया में है या आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में है। दोनों ही मामलों में ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचा देगा। यदि आप अक्सर अपनी पटकथा को पुनः व्यवस्थित करते रहेंगे तो आप इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और जब आप इसे इस तरह स्वीकार कर लेंगे जैसे आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो ब्रह्मांड को इस पर विश्वास हो जाएगा और वह भी इस पर उसी तरीके से प्रतिक्रिया देने लगेगा। चैप्टर 34 विधि 10 प्लेसमेंट विधि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अपने ब्रह्मांडीय प्रबंधक को अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना चाहें, जब आप ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से अपनी वास्तविकता को सृजित करना चाहें, जब आप अपने कार्यों के कम उपयोग द्वारा वास्तविकता का निर्माण करना चाहें, जब आपको लगे कि आपके करने के लिए बहुत कुछ है, जब आप उन चीज़ों को करने के लिए अधिक समय चाहते हों जिसमें आपको आनंद मिले। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा प्लेसमेंट विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। दूसरा, जोश, और 11 व्याग्रता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। जेरी एवं एस्थर का जीवन विकसित होने और उनके विचार तथा परियोजनाओं के विस्तार लेने के बाद से एस्थर अपने पास एक नोटबुक रखने लगी थी जिसमें उन चीज़ों की सूची रहती थी जो उन्हें करनी थी। यह सूची कुछ पृष्ठों तक होती थी जिसे वे हास्यपूर्वक आज किए जाने वाले काम कहती थी, जबकि 10 लोग मिलकर भी उस सूची को एक दिन में नहीं निपटा सकते थे। उनकी सूची की हर नई प्रविष्टि पर एस्थर अधिक गंभीर व व्यस्त महसूस करती। अपनी इच्छाओं को महत्वपूर्ण मानने और अपने तत्पर स्वभाव के कारण उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था और उनकी स्वतंत्रता की अनुभूति इस भार के नीचे कुचली जा रही थी। रेस्टोरेंट की टेबल पर अपना खाना आने का इंतजार करते हुए एस्थर ने अपनी सूची के पृष्ठों को उलटना शुरू किया। कहीं कहीं तो वे पूरे हो चुके कामों को काट रही थी। तुरंत ही एक चीज काटने के साथ उन्हें उस सूची में जोड़ने के लिए 3 और चीजें याद आ जाती। पूर्णतः निराश होने पर उन्होंने हमसे पूछा, अब्राहम मैं क्या करूं? हमने कहा, यह बड़ा वाला पेपर प्लेसमेंट लो और हम बताते हैं कि क्या करो। अपने प्लेसमेंट के मध्य में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींचो। उस रेखा के बाईं ओर लिखो काम जो आज मैं करूंगा और इस रेखा के दाईं ओर लिखो काम जो मैं चाहता हूं कि ब्रह्मांड करे। अब अपने आज करने वाले काम की लंबी सूची में से उन चीज़ों को चुनो जिन्हें आपको सचमुच आज ही करने की मंशा हो। चीज़ें जो आपके अनुसार आपको करनी ही चाहिए, चीज़ें जो आप सचमुच करना चाहते हो। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनिए जो आप आज हर हालात में करना चाहते हो और इन्हें अपने प्लेसमेंट के बाएं खाने में काम जो मैं आज करूँगा शीर्षक के नीचे दर्ज कर लें। अब बाकी के सभी कार्यों को अपने प्लेसमेंट के ब्रह्मांड वाली तरफ लिख लें। एस्थर ने अपनी सूची में देखा, उसमें से कुछ चीज़ों को चुन लिया जो उनके लिए आज ही करना ज़रूरी था। एस्थर ने उन्हें प्लेसमेंट में अपने स्थान पर लिख लिया। तब उन्होंने बाकी बचे महत्वपूर्ण कार्यों की लंबी सूची के शेष कार्यों को प्लेसमेंट में ब्रह्मांड की तरफ स्थानांतरित करना आरंभ कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने कार्यों को पंक्ति के दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया और जब सभी कार्य स्थानांतरित हो गए तो उन्हें काफी हल्का महसूस हुआ।
ने एस्थर को बताया कुछ भी प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल 2 चीजें हासिल करनी है। सबसे पहले उनके लिए अपनी इच्छित वस्तु को पहचानना आवश्यक है, फिर उन्हें इसे घटित होने के मार्ग से हटाना होगा। दूसरे शब्दों में, मांगो और फिर इसे स्वीकार करने वाले कंपन को हासिल करने में जुट जाओ, क्योंकि यह हमेशा दिया जाएगा आप जब भी मांगेंगे। जब एस्थर अपने दायित्वपूर्ण कार्यों की लंबी सूची उड़ेल रही थी, उस समय वे निश्चित ही इस समीकरण के मांगने वाले भाग को बढ़ा रही थी, लेकिन उनके भ्रम और व्याग्रता ने एहसास निश्चित रूप से भावात्मक संकेत दे रहे थे कि वह उसे स्वीकार करने की काल्पनिक स्थिति में नहीं है जिसे वो मांग रही है। इन वस्तुओं को प्लेसमेंट की ब्रह्मांडीय और स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान उनका प्रतिरोध नरम पड़ना आरंभ हो गया और उनके कंपन उन्नत होने लगे। और हालांकि उन्होंने उस क्षण इस बात का एहसास नहीं किया, लेकिन उनका आकर्षण बिंदु परिवर्तित हो गया और उन्होंने उसी समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। एस्थर ने आगामी कुछ दिनों में जो अनुभव किया उससे वे चकित रह गई। वे न केवल अपनी उस छोटी व प्रबंधक योग्य सूची को आसानी से पूरा कर सकी, बल्कि प्लेसमेंट के ब्रह्मांडीय भाग में लिखे विषय भी हासिल होने लगे, वह भी एस्थर के समय, ध्यान और कार्य किए बिना। वे टेलीफोन के जरिए लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन्होंने खुद फोन कर लिया। उनके स्टाफ कर्मचारियों को अनायास ही उनकी सहायता की प्रेरणा मिली और उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो एस्थर की सूची में शामिल था, और बाद में उन्होंने यह रिपोर्ट एस्थर को दी, जिस पर एस्थर ने न तो ध्यान दिया न इसके लिए अनुरोध किया। समय मानो अधिक उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए खिंचता जा रहा था। लोगों व स्थानों पर उनका होना तथा ट्रैफिक में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। प्लेसमेंट विधि से एस्थर अपनी इच्छाओं पर विशेष रूप से केंद्रित हो सकी और पहली बार में इस संबंध में अपने प्रतिरोध को छोड़ सकी, क्योंकि अब आप जब भी मांगेंगे वह हमेशा दिया जाएगा, लेकिन आपको इसका आनंद स्वीकार करना होगा। अब्राहम, हमें प्लेसमेंट विधि के बारे में और बताएं। अक्सर एस्थर एवं जेरी जब भी दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं, एस्थर अपने पर्स से कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा निकालती है और उस कागज के बीचों बीच एक रेखा बना लेती है। वे कागज के बाईं ओर लिखती हैं आज करने वाले काम जेरी और एस्थर, और कागज के दाईं ओर लिखती हैं करने वाले काम ब्रह्मांड। कागज पर अपनी तरफ वे उन चीजों को लिखते हैं जिस पर उन्होंने उस दिन कार्य करने की योजना बनाई है, वहीं दूसरी ओर वह वे चीजें लिखते हैं जिस पर वे ब्रह्मांड द्वारा कार्रवाई चाहते हैं। एस्थर हमेशा लंबी सूचियां बनाती है। उनकी आज करने वाले काम की सूची में अक्सर 10 दिनों के काम होते हैं और अक्सर यह सूची व्यग्र रहने का कारण बन जाती है। दूसरे शब्दों में, करने के लिए इतने ढेर सारे काम जो शायद वह नहीं कर सकती होने से यह आज करने वाले काम की सूची उनकी निराशा का कारण बन जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चला है कि उन्हें अपनी सूची में से केवल उन्हीं कामों को जगह देनी है जिसे वे करना चाहती हैं, और इस तरह से प्रतिरोध की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बल्कि उन चीज़ों में भी जो वे करने वाली हैं, इसके अलावा वे जो कुछ भी करना चाहते हैं, फिर चाहे वह आज हो या 1 साल बाद हो या 10 साल बाद, वह उसे सूची के दाईं ओर लिख देती हैं और ब्रह्मांड को उससे निपटने देती हैं। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो जेरी ने कहा, क्या तुम वह प्लेसमेंट अपने साथ लाना चाहती थी? और एस्थर ने उत्तर दिया, उसकी यही सबसे अच्छी बात है, आपको नज़र नहीं बनाए रखनी पड़ती। एस्थर ने सूची वहीं छोड़ दी थी। उन्होंने उसे वहां इसीलिए छोड़ा क्योंकि अब ब्रह्मांड उससे निपटेगा, इसमें नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। देखा आपने, एस्थर के लिए उसके लिए घूमना और उसे लेकर परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए एक अजस्र स्थिर कल्याण का झरना बह रहा है। जिस क्षण आप कहते हैं मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है या मैं सराहना करता हूँ या मुझे चाहिए, तो उस क्षण में आपके भीतर का स्वर्गिक भाग और अभौतिक ऊर्जाएं आपकी इच्छा के प्रत्यक्षीकरण हेतु तालबद्ध होने लगती हैं। उस क्षण में आपके बोलने की गति से भी तेजी से ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, और इस तालबद्धता में ऐसी परिस्थितियां व घटनाएं जिन्हें हम समझा नहीं सकते घटने लगती हैं, जिससे आपको वह मिल सके जो आप चाहते हैं। और यदि आप प्रतिरोध न करें तो चीज़ें बहुत तेजी से घटने लगती हैं। क्या आप जो चाहते हैं उसे लेकर स्पष्ट हैं? आपको ब्रह्मांड को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको क्या चाहिए। आपको यह ब्रह्मांड को केवल एक बार बताना होता है, लेकिन इस बारे में लगातार बातचीत करते रहने से ये फ़ायदा होता है कि आप इसे लेकर स्पष्ट हो जाते हैं। आमतौर पर आप अपने पहले बयान के दौरान आपको जो चाहिए उसके बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। अतः आप इसके बारे में जितना अधिक बात करेंगे उसमें उतने ही सुधार करते जाएंगे। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे यह चाहिए, तो ब्रह्मांड इसका प्रत्यक्षीकरण आरंभ कर देता है, और जब आप कहते हैं
मैं इसे इस तरह करना चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड इसका रूप बदल देता है। आप कहते हैं इसमें यह थोड़ी सी चीज़ अच्छी है, और ब्रह्मांड आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं। और एक बार जब आप इसे लेकर स्पष्ट हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो यह आपकी ओर आने लगता है। बस हो गया। हालांकि संभव है कि यह कुछ समय बाद प्रत्यक्ष हो, लेकिन अक्सर इसमें इतना प्रतिरोध होता है कि वह आपको तुरंत नहीं मिल पाता। चैप्टर 35 विधि 11 खंडेच्छा। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अपने प्रभाव द्वारा दिन के किसी विशेष खंड पर हावी रहना चाहें, जब आप किसी ठीक न जा रही चीज़ में संभावना को पहचान लें और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हो कि यह आपके इच्छानुसार हो, जब आपके लिए समय व धन महत्वपूर्ण हो और आप इसका इष्टतम लाभ उठाना चाहें। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। यह खंडेच्छा विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा, विश्वास, और 11वां, व्याग्रता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो, तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। यह ज्यादा आसान है कि किसी नए व कम शक्तिशाली विचार से शुरुआत की जाए और फिर उस पर केंद्रित रहें, जिससे ये विस्तार ले सके, बजाय इसके कि किसी पहले से विस्तारित शक्तिशाली विचार में बदलाव का प्रयास किया जाए। यदि आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, तो आप अपनी इस मौजूदा अवस्था पर ध्यान देकर इसे अपने आगामी अनुभव में उतारने के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन भिन्न आगामी अनुभव पर केंद्रित रहते हुए आप अब उस भिन्न अनुभव को सक्रिय करते रहे हैं, और जब आप अपने उस परिवर्तित अनुभव को अपने भविष्य पर प्रस्तावित करते हैं, तो आप अपना मौजूदा अनुभव पीछे छोड़ आते हैं। खंडेच्छा विधि इतनी शक्तिशाली है। यह ऐसी विधि है जिसमें आप अपनी काल्पनिक प्रवृत्तियों को जैसे समय में प्रविष्ट हो रहे हैं उसके अनुसार परिभाषित करते हैं। कह सकते हैं कि यह अपने काल्पनिक मार्ग को पहले से बना लेने का तरीका है, इससे यात्रा और भी आसान एवं आनंदपूर्ण हो सके। यदि आप खराब मूड में हैं, अर्थात आपकी काल्पनिक आवृत्ति में समुचित प्रतिरोध मौजूद है, तो चूंकि आपको अपने मौजूदा विचारों से अलग विचारों तक पहुंच नहीं है, इसीलिए आप जिस खंड में प्रवेश करने वाले हैं उनमें इन्हीं काल्पनिक अपेक्षाओं को पहुंचा देते हैं। इसी कारण हम खंडेच्छा का कार्यान्वयन उस क्षण में करने का प्रोत्साहन देते हैं जब आप पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे हों। यदि इस वक्त आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो अपने मौजूदा मूड और आकर्षण बिंदु में सुधार के लिए अन्य विधियों में से किसी को आजमा कर देखें, और एक बार जब आप अच्छा महसूस करने लगें, तो एक बार फिर से खंडेच्छा विधि पर लौट जाएं। यह विधि आपको अपने विचारों को और अधिक सौदेश्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकती है। यह आपके विचार फिलहाल कहाँ पर हैं इस बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करेगी, और आपको प्रस्तावना हेतु विचारों को अधिक सौदेश्यपूर्वक चुनने की क्षमता हासिल करने में भी मदद करेगी। समय के साथ आपको किसी भी खंड में प्रवेश करने से पूर्व क्षण भर के लिए रुकना और अपनी मंशा या अपेक्षाओं को निर्देशित करना स्वाभाविक महसूस होने लगेगा। बार नए खंड में प्रवेश करते हैं, आपकी मंशा परिवर्तित हो जाती है। आप बर्तन धो रही हैं और टेलीफोन की घंटी बजने लगती है, यह नए खंड में प्रवेश करना है। आप अपने वाहन में बैठते हैं, यह नए खंड में प्रवेश करना है। कोई दूसरा व्यक्ति कक्ष में प्रवेश करता है, यह नए खंड में प्रवेश करना है। यदि आप अपेक्षित विचारों को आरंभ होने का समय दें, तो इससे पहले कि आप नए खंड में प्रवेश करें, आप उस खंड के माहौल को विशेष रूप से तय कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप उस खंड में प्रवेश कर जाएं और उसे उस तरह देखें जैसा वह पहले से है। उदाहरण के लिए, आप खाना बना रही हैं और अपने स्थापित किए गए लय व प्रवाह से आनंदित हैं। सब सही समय पर हो रहा है और आपको उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। आप नए खंड में प्रवेश कर गई। आपने फ़ोन न सुनने की मंशा तय की। आपने मंशा तय की कि आपकी आंसरिंग डिवाइस यानी कि उत्तर देने वाला उपकरण यह फ़ोन उठाए। आपने यह मंशा तय की कि आप बाद में तब इस फ़ोन का उत्तर देंगी जब आपके पास समय होगा। अतः आपकी खाना बनाने की लय और प्रवाह बाधित नहीं हुआ। आपके खंड में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन आपने संतुलन बना लिया और सब ठीक हो गया। या टेलीफोन की घंटी बजी, आप नए खंड में प्रवेश कर गई। आपको याद आता है कि आप एक महत्वपूर्ण फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी। आप इसे चूकना नहीं चाहती हैं। आपने इस खंड के लिए अपनी मंशा को कुशल और संक्षिप्त रखा और जानकारी को तेजी व शिष्टतापूर्वक लिया, और आपने पहले से जारी सकारात्मक प्रवाह के कारण आपकी सकारात्मक उम्मीद का उसके साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित कर लिया। अतः आपने संवाद पहले ही तय कर लिए, फ़ोन उठाने से पहले से ही, जो आपकी अच्छा महसूस होने वाली मंशा के अनुरूप थे।
वास्तव में आप लगातार अपने आगामी अनुभवों का मार्ग पहले से ही तैयार करते रहे हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। आप निरंतर अपनी उम्मीदों से आगामी अनुभवों को प्रस्तावित करते रहते हैं और यह खंडेच्छा विधि आपको आप जो प्रस्तावित कर रहे हैं उस पर बोधपूर्वक विचार करने में मदद करती है और इसी से आपको अपने आगामी खंडों पर नियंत्रण हासिल हो जाता है। आप अपने निकट भविष्य और सुदूर भविष्य के अनुभवों का मार्ग पहले से ही तैयार कर सकते हैं। एक बार जब आपको यह देखने का अवसर मिल जाता है कि आपके सौदेश्यपूर्ण विचारों का आपके भविष्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आप उसे उतना ही अधिक करने लगते हैं। आप जितने कुशल होते जाते हैं, यह उतना ही मज़ेदार होता जाता है और आपको उतने ही प्रभावकारी परिणाम हासिल होते हैं। यदि नए खंड में कुछ ऐसा है जो करने में आपको कभी मज़ा नहीं आया, तो खंडेच्छा विधि का प्रयोग करना ठीक नहीं है। निश्चित ही यह स्वदेश्य मंशा न होने से तो अच्छा ही है, लेकिन जब आपको अवसर मिले तो इस विषय में अधिक से अधिक टिकाऊ विधियों का प्रयोग करना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, आप अपनी सास के घर जा रही हैं जो आपके अनुसार आपको पसंद नहीं करती, या आप 2 कर्मचारियों वाले ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपको कई मायनों में परेशान करता है। जब भी आप यह मंशा तय करेंगे कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और आप इस खंड को कैसा देखना चाहते हैं, यह आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यदि आप सकारात्मक परिदृश्य के लिए अपने आप से संघर्ष कर रहे होंगे तो आप इस विधि को जारी नहीं रख सकते। अपने मन में विषय को परिवर्तित करें, किसी खुशनुमा चीज़ के बारे में सोचें और फिर किसी और विधि का प्रयोग करें। अब्राहम, हमें खंडेच्छा के बारे में थोड़ा और बताएं। आप एक बेहद शानदार भौतिक समय में रह रहे हैं। आप तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत समाज में रह रहे हैं, जहां आपकी अपने आसपास की दुनिया में विचार प्रोत्साहकों तक पहुंच है। ये सब आपके लिए लाभकारी है क्योंकि इससे आपको विकास के अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन आपको इस विचार प्रोत्साहन से कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ये नुकसान भ्रम के रूप में सामने आते हैं, जहां आपकी विषयों पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करने की क्षमता में स्पष्टता आ जाती है। वहीं कई चीज़ों पर एक साथ केंद्रित रहना भ्रम का कारण बनता है। आप एक ग्रहणशील प्राणी हैं, आपकी विचार प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है और जब आप किसी एक वस्तु पर केंद्रित होते हैं तो आप में वह क्षमता होती है कि आकर्षण के नियम की शक्ति से किसी विषय पर तब तक अधिक से अधिक स्पष्ट होते रहें जब तक आपको उससे संबंधित कुछ हासिल नहीं हो जाता। लेकिन विचारों के लिए इतने अधिक प्रोत्साहक होने से आप में से कुछ लोग किसी भी वस्तु पर एक समय तक इतने एकाग्र नहीं हो पाते कि वे इससे अधिक दूर तक ले जा सकें। आप में से अधिकांश लोग इतने अधिक विचारों में इतने विचलित हो जाते हैं कि आपको इतना अवसर मिल ही नहीं पाता कि आप किसी एक नए विचार को उच्च स्तर तक विकसित कर सकें। आपकी स्वदेशी सृजन हेतु कुंजी। खंडेच्छा विधि का ध्येय इस बात को स्पष्ट रूप से पहचान कराना है कि आप क्या चाहते हैं, जिससे आप स्वदेश्य पूर्वक उस चीज़ को आकर्षित कर सकें जो आपको चाहिए। अपने को एक चुंबक के तौर पर देखें जो हर क्षण ऐसी चीज़ को आकर्षित कर रही है जैसा आप अनुभव करते हैं। जब आप स्वयं को स्पष्ट व नियंत्रित महसूस करते हैं तो आप स्पष्टता की अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप प्रसन्न महसूस करते हैं तो प्रसन्नता पूर्ण अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप स्वस्थ अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप समृद्ध अनुभव करते हैं तो आप समृद्धि की अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप प्रेम पूर्ण महसूस करते हैं तो आप प्रेम की अवस्था को आकर्षित करने लगते हैं। आप जैसा महसूस कर रहे हैं वास्तव में वही आपका आकर्षण बिंदु है। इसीलिए खंडेच्छा विधि का तात्पर्य आपको दिन भर में कई बार रुककर यह कहने के लिए प्रोत्साहित करना है कि मैं अपने जीवन अनुभव की इस अवधि में अपने लिए यह चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए और मुझे इसकी आशा है। और जब आप प्रभावशाली शब्द बोलते हैं तो आप वह बन जाते हैं जिनमें हम चयनित विश्लेषणकर्ता कहते हैं। आपको जो चाहिए उसे ही अपने अनुभव में आकर्षित करते हैं। फिर भी खंडों के इतने प्रभावकारी होने का कारण यह है, भले ही आप बहुत सी चीज़ों पर विचार करना चाहते हों, लेकिन आप उन सभी पर एक साथ विचार करने का प्रयास करने पर आप अधिक व्यग्र व भ्रमित हो जाएंगे। आपका खंड दर खंड इच्छा करने का महत्व यह है कि आप मुख से बड़ा ग्रास न भर लें। आप कहते हैं, वह कौन सी चीज़ है जो मुझे अभी चाहिए। यदि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें चाहेंगे तो इससे भ्रम बढ़ेगा, लेकिन जब आप किसी खास क्षण में उस विशिष्ट चीज़ पर केंद्रित रहते हैं तो इससे आप अपने सृजन को अधिक स्पष्टता व शक्ति और तत्पश्चात गति प्रदान करते हैं। और यही खंडेच्छा का उद्देश्य है। किसी नए खंड में प्रवेश के पूर्व ठहरें, इसे पहचानें कि आपको सबसे अधिक किस चीज़ की इच्छा है, जिससे आप इस पर अपना ध्यान केंद्रण कर और उसे बलवान बना सकें। आप में से कुछ लोग अपने दिन भर के अनुभवों में कुछ खंडों पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन आप में से ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दिन के अधिकांश समय ऐसा कर सकें। इसीलिए खंडों को पहचानें,
इन खंडों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसको पहचानने की इच्छा से आप दिन भर के अपने प्रत्येक खंड में स्वदेश्यपूर्ण चुंबकीय आकर्षणकर्ता व सृजनकर्ता होने की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने को न केवल अधिक उपयोगी होता महसूस करते हैं, बल्कि आपको ज्ञात होता है कि आप अधिक खुश हैं, क्योंकि आप जब स्वदेश्य इच्छा के बाद स्वीकार व प्राप्ति करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी संतोष प्राप्त होता है। आप विकास को तलाशने वाले प्राणी हैं और आपके लिए आगे बढ़ना सबसे अधिक आनंदपूर्ण है। वहीं जड़ता का एहसास होने पर आप आनंदित नहीं रह सकते। खंडेच्छा दिवस का एक उदाहरण आपको निर्देश देने के लिए हम ऐसे दिन का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप उस समय स्वदेश्य इच्छा करते हैं जब आप अपने नए खंड में प्रवेश करने को पहचान लेते हैं। मान लेते हैं आपने इसे रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर करने का फैसला किया है। आप मानते हैं कि निद्रा में जाना जीवन अनुभव का नया खंड है। इसीलिए जब आप तकिए पर सिर रखकर सोने को तैयार होते हैं तो आरामदायक नींद की इच्छा जताएं, अपने भौतिक संगठन को ताज़ा करने की इच्छा जताएं और अपने अगले दिन सुबह पूरी तरह ताज़ा होकर जागने की कल्पना करें। अगले दिन सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुले तो यह मानकर चलें कि आप जीवन अनुभव के नए खंड में प्रवेश करने वाले हैं और अपने बिस्तर में रहने से लेकर उससे निकलने तक के समय को एक खंड मानकर चलें। इस अवधि के लिए इच्छा जताएं, यहाँ लेट कर मैं अपने दिन भर की स्पष्ट तस्वीर की इच्छा करता हूँ। मेरी इच्छा है कि इस दिन मैं बेहद खुश व उत्साहित रहूं, और तब वहीं लेटे हुए ही आपको आने वाले दिन के लिए ताजगी व उल्लास की अनुभूति होने लगेगी। बिस्तर से बाहर निकलते ही जब आप जीवन अनुभव के एक नए खंड में प्रवेश कर जाते हैं, यह संभवतः वह खंड हो सकता है जिसमें आप खुद को दिन भर के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए जब आप दांत साफ कर रहे हों या नहा रहे हों या आप इस खंड में जो भी करते हो, वह काम करते समय अपनी मंशा इसे पूरी दक्षता सहित करने और अपने आप में आनंद लेने और दिन भर की तैयारी के लिए आशा और खुशी देने वाला अवश्य बनाए रखिए। नाश्ता तैयार करते समय अपनी इच्छा इसे कुशलतापूर्वक करने की रखिए और उसे चुनिए जो इस समय पर आपके शारीरिक उपकरण के लिहाज से पौष्टिक रूप से सबसे संतुलित हो। ऐसी इच्छा रखने पर आप अपनी पूर्ति करने के साथ ही ताज़ा भी हो जाएंगे, जो आपको बेहद पसंद आएगा। और इस इच्छा को और अधिक बढ़ाने पर आप देखेंगे कि आप जब खाते हैं तो अपने को और अधिक युवा, अधिक पूर्ण, अधिक ताज़ा दम अनुभव करेंगे। आपको भोजन करने में इतना आनंद आएगा जो बिना यह इच्छा जताए नहीं जाता। टेलीफोन की घंटी बजने पर समझ जाएं कि आप एक नए खंड में प्रवेश करने वाले हैं, और जब आप फ़ोन उठाएं और पहचानें कि वह कौन है, और इससे पहले कि आप बोलना आरंभ करें अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से जाहिर करें। आप जैसे ही वाहन में बैठें या अपने काम पर जाने के लिए यात्रा करते समय, या आप चाहे कहीं भी जा रहे हों, आप यहाँ से अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचने की, आगे बढ़ने के प्रति ऊर्जित और प्रसन्न महसूस करते हुए, और अन्य चालक क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं उनके प्रति जागरूक रहने की इच्छा करें, जिससे आप ट्रैफिक के बीच से सुरक्षित व कुशलतापूर्वक निकल सकें। अपने वाहन से बाहर निकलने पर आप एक नए खंड में प्रवेश करते हैं, इसीलिए एक क्षण रुकें और अपने आप को जहाँ पर हैं वहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक चलकर जाने की कल्पना करें। यह देखें कि चलते हुए आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यह इच्छा करें कि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित जा रहे हैं। अपने विचार तंत्र में स्पष्टता की अनुभूति की इच्छा रखें और आप जिस अगले खंड में प्रविष्ट होने वाले हैं उसके प्रति अपनी इस कल्पना या इच्छा को सुनिश्चित करें। सचिव, कर्मचारियों या नियोक्ता के अभिवादन की कल्पना करें। आपने ऐसा व्यक्ति होने की कल्पना करें जो दूसरों का उत्थान करता है। हमेशा मुस्कुराते रहें। यह जाने कि आप जिनसे भी मिलते हैं उनकी इच्छा स्वदेश्य पूर्ण नहीं होती, लेकिन यह जानने के बाद कि आप अपनी स्वदेश्य इच्छा द्वारा अपने जीवन अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं, तब आप उनके भ्रम, उनकी मंशा, उनके प्रभाव से तिरोहित नहीं हो जाते। निश्चित ही आपके खंड वैसे नहीं होंगे जैसे हमने बताए हैं, और न ही वे रोज़ाना एक जैसे होंगे। आप पाएंगे कि शुरुआत में आप खंडों को पहचानने में उतने तेज नहीं होंगे जितना इसे कुछ समय तक करते रहने के बाद हो जाएंगे। कुछ लोगों को यह एक छोटी नोटबुक रखना अधिक प्रभावशाली व प्रभावकारी रहेगा, जिससे वे भौतिक रूप से रुककर खंड को पहचाने और अपनी नोटबुक में अपनी इच्छाओं की सूची लिख सके, क्योंकि इसे लिखते समय आप स्पष्टता और एकाग्रता से सबसे मजबूत बिंदु पर होते हैं। इसीलिए स्वदेश्य खंडेच्छा की शुरुआत करते समय आपको यह नोटबुक संभवतः सबसे बेहतर और मूल्यवान संपत्ति महसूस होगी। दिन को इस तरह बिताते हुए आपको अपनी शक्ति और अपनी इच्छा निर्माण का भी वेग अनुभव होगा। आप अपने आप को महाप्रतापी व अजेय महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि ऐसा कुछ नहीं जिसे आप बन कर या पा नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को बराबर अपने
जीवन अनुभवों के रचनात्मक नियंत्रक के रूप में देखते हैं। चैप्टर 36 विधि 12 कितना अच्छा हो यदि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अपने आप को नकारात्मकता की ओर झुकता हुआ पाएं और इस कारण प्रतिरोध कर रहे हों तथा आप किसी सकारात्मक चीज़ की तरफ मुड़ना चाहें। जब आप पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे हों और जीवन के कुछ विशिष्ट हिस्सों पर केंद्रित होना चाहते हों जिससे वे और बेहतर हो सके। जब आप किसी नकारात्मक या संभावित नकारात्मक बातचीत को शिष्टतापूर्वक अपने लाभ हेतु किसी अधिक सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना चाहते हों या किसी व्यक्ति को शिष्टतापूर्वक निर्देशित करना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। कितना अच्छा हो यदि विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा और 16 निराशा। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि यह हो लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ, तो आप न केवल अपनी इच्छा के अनुरूप कंपनों को ही बल्कि अपनी इच्छा की कमी के कंपनों को भी सक्रिय कर रहे होते हैं। इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं बदलता। और अक्सर आप जब इस वाक्य को दूसरा भाग नहीं बोलते, मैं चाहता हूं कि यह हो, तब भी आपके भीतर एक अव्यक्त कंपन है जो आपकी इच्छाओं को स्वीकार न करने की अवस्था में बनाए रखता है। लेकिन जब आप कहते हैं क्या यह अच्छा न हो कि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, तो आप एक अलग तरह की उम्मीद प्राप्त करते हैं जो स्वभाव में कम प्रतिरोधी होती है। आपको अपने आप से प्रश्न करने से स्वाभाविक रूप से एक अधिक सकारात्मक व आशान्वित प्रतिक्रिया मिलती है। इसीलिए यह सरल लेकिन शक्तिशाली खेल आपके कंपनों के उत्थान का कारण बनने के साथ ही आपके आकर्षण बिंदु में भी सुधार करता है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आपको ऐसी चीज़ की ओर प्रवृत्त करता है जो आपको चाहिए। कितना अच्छा हो यदि विधि आपको उन सभी विषयों से संबंधित चीज़ें हासिल करने में मदद करती है जिन्हें कि आप मांग रहे हैं। कितना अच्छा हो यदि हम इन दोस्तों के साथ इतना बेहतर समय बिता सकें जितना पहले कभी न बिताया हो। कितना अच्छा हो यदि ट्रैफिक कम हो और हमारी यात्रा शानदार रहे। कितना अच्छा हो यदि काम पर मेरा आज का दिन वास्तव में लाभकारी रहे या इसका विषय नया शानदार रिश्ता भी हो सकता है। जैसे कितना अच्छा हो यदि मुझे ऐसा शानदार साथी मिल जाए जो मुझे उतना ही प्यार करता हो जितना मैं उसे करता हूँ। कितना अच्छा हो यदि मुझे कोई मिल जाए और हम सूर्यास्त में एक साथ नृत्य कर सकें। कितना अच्छा हो यदि कोई ऐसा हो जो बिल्कुल उसी तरह मुझे ढूंढ रहा हो जैसे मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कितना अच्छा हो यदि खेल के इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होने का कारण यह है क्योंकि जब आप यह कहते हैं कितना अच्छा हो यदि, तो आप ऐसी चीज़ को चुन रहे हैं जो आपको चाहिए और आप इसके प्रति भावुक और सहज रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह संसार का अंत नहीं है, यह कहीं अधिक भावुक कंपन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपना वजन कम करना चाहते हो, तो इसके लिए कितना अच्छा हो यदि के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कितना अच्छा हो यदि मैं कोई ऐसी चीज़ पा पाऊँ जो सचमुच मेरे लिए काम कर जाए। कितना अच्छा हो यदि मेरी रस प्रक्रिया मेरा कुछ और अधिक सहयोग करने लगे। कितना अच्छा हो यदि मेरी लंबे समय से निहित इच्छाएं मार्गदर्शक प्रकाश की भांति शीर्ष पर आ जाएं। कितना अच्छा हो यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो जाए जो कुछ ऐसा कर चुका हो जिसने उसके लिए सचमुच काम किया हो, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिल सके। कितना अच्छा हो यदि मैं फिर से उतना ही वजन कर सकूं जो मेरा किसी खास उम्र में था। कितना अच्छा हो यदि मैं वैसा दिखने लगूं जैसा इस तस्वीर में दिख रहा हूं। आपका तर्क आपसे कहेगा, मैं यह बहुत समय से सोच रहा हूं। यदि मुझे पता होता कि यह कैसे किया जाए या यदि मैं इसमें अच्छा होता तो ये मैं पहले ही कर चुका होता। तो आप खुद अपनी इच्छा का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने को इसी कंपन में रोके रखते हैं। हालांकि जब आप कितना अच्छा हो यदि खेल खेलते हैं तो इसमें से अधिकांश कंपन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कितना अच्छा हो यदि मेरा शरीर मेरे सपने के अनुसार हो जाए। कितना अच्छा हो यदि यह मुझे इतना आसान लगे जितना मैंने पहले कभी नहीं सोचा। कितना अच्छा हो यदि मेरी ऊर्जा के साथ मेरा तालमेल हो जाए और मेरे आसपास का सभी कुछ उसके साथ काल्पनिक सामंजस्य बना ले। कितना अच्छा हो यदि मेरे शरीर की कोशिकाएं उस मानसिक तस्वीर जैसी हो जाएं जो मैंने बना रखी है। कितना अच्छा हो यदि मैं अपने शरीर के साथ सहज महसूस कर सकूं।
कितना अच्छा हो यदि मेरा शरीर खाने के प्रति अलग तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। कितना अच्छा हो यदि मुझे कसरत के लिए अत्यधिक प्रेरणा मिल सके। कितना अच्छा हो यदि मेरे शरीर की आहार दाहक विशेषता बहुत तेज हो जाए और यह विधि आसान और लगभग प्रयत्न रहित परिदृश्य में बदल जाए। कितना अच्छा हो यदि मेरे आहार संबंधी विचारों में इतना तालमेल बन जाए जिससे मैं खाने में इतना आनंद प्राप्त करने लगूं जिसका मेरे शरीर की इच्छा और आवश्यकता के साथ काल्पनिक सामंजस्य हो जाए। इस खेल को सहजतापूर्वक खेलने से होता यह है कि आप अपने आप को तालमेल के स्तर तक पहुंचा देते हैं। आप एक और काम जो कर सकते हैं वो यह है कि इस विषय को पूरी तरह भूल जाएं और फिर कभी उसके बारे में न सोचें। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका शरीर हर उस जगह जाता है जहां आप जाते हैं। दूसरे शब्दों में अपने मन से निकालना इस विषय को काफ़ी कठिन हो सकता है। अतः चूंकि इसे मन से निकालना कठिन है, इसीलिए आपकी मजबूरी में इस खुशनुमा कितना अच्छा हो यदि विचारों को भी चुनना होगा। एक और बात, तुरंत परिणामों की उम्मीद न रखें। ज्ञात हो कि यह तभी अस्तित्ववान होगी जब सही समय आएगा। दूसरे शब्दों में आपका कोशिकीय समुदाय, जिसके बड़े हिस्से को आप नष्ट करने वाले हैं, विचारों और व्यवहार द्वारा आपको प्रेरित करता रहेगा। तह इससे कुछ कोशिकीय सहयोग बनेगा और सभी कोशिकाएं सहयोग की इच्छा जताएंगी। यह उनका बलिदान नहीं है। इसमें पहले से कोई लघु कोशिकीय अंत्येष्टि क्रिया नहीं चल रही होगी। इसमें ऐसा कोई रुदन भी नहीं होगा कि ओह वो हमारे लिए 25 लोगों को मारने वाली है। यहाँ यह होता है कि एक किस्म का सामूहिक तालमेल बन जाता है। आपकी कोशिकाएं तैयार होने लगती हैं और इस तैयारी व उपक्रम में हर तरह की चीज़ें तालमेल बनाना आरंभ कर देती हैं। चीज़ें जो यदि आप प्रयास करें तो भी लयबद्ध न हो सके। आपका शरीर जानता है कि क्या करना है। आपका शरीर इन सब के साथ सक्रिय समझौता और तालमेल बना लेता है। तो जब आप इस सरल कितना अच्छा हो यदि खेल को खेलते हैं तो अपने भौतिक संसाधनों को कोशिकाओं के बोध पर छोड़ दीजिए, जिसका अर्थ होगा कि ये आपका काम नहीं है और खाने की चौकीदारी न करें। आपको पुलिस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह फैसला करना आपका काम होगा कि किन कोशिकाओं को जाना होगा। आपका इच्छित विषय चाहे जो भी हो, एक बाध तंत्र है जो कितना अच्छा हो यदि का यह खेल जो आप खेल रहे हैं की प्रतिक्रिया को संभालता है। तो जब कभी भी आप यह खेल खेलें और आपको विश्वास हो कि सभी चीज़ों में तालमेल बन जाएगा, तो यही होगा। चैप्टर 37 विधि 13 कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप किसी चीज़ के बारे में फ़िलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर बोधपूर्वक जागरूक होना चाहते हों। जब आपको कोई फैसला लेना हो और आप सबसे सही दिशा में जाना चाहते हों। जब आप अपने मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु को पहचानना चाहते हों। जब आप अपनी भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के प्रति बोधपूर्वक जागरूक होना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा, विश्वास और 17 क्रोध। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात नहीं हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। प्रत्येक विषय में वस्तुतः 2 विषय होते हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं और जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं उसकी अनुपस्थिति। यदि आप यह नहीं समझेंगे कि ये दोनों बिल्कुल भिन्न काल्पनिक आवृत्ति है, तो आप मान सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित हैं जिसकी आपको इच्छा है, जबकि वस्तुतः आप संभवतः इसकी ठीक विपरीत दिशा में केंद्रित हैं। कुछ लोग मान सकते हैं कि वे स्वस्थ शरीर विषय पर केंद्रित है, जबकि बजाय इसके वे शरीर बीमार होने के भय पर केंद्रित होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि बजाय इसके वे पर्याप्त धन न होने पर केंद्रित होते हैं। लेकिन चूंकि यह धन और स्वास्थ्य का विषय है, इसीलिए वे मानते हैं कि जब भी इस विषय पर केंद्रित होंगे वे उसी चीज़ पर विचार कर रहे होते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। और अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं मुझे इसकी इच्छा जब से मुझे याद पड़ता है तब से है, और अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे प्रत्येक विषय में वस्तुतः 2 विषय होते हैं और उनके बारे में वे नहीं जानते, जो चाहिए और उसकी कमी होना। उदाहरण के लिए वे ऐसा सोचते हैं क्योंकि वे धन के बारे में बात कर रहे हैं, वे जो चाहते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इसकी बजाय वे अपनी इच्छा के विपरीत दिशा में केंद्रित होते हैं। आप अपनी अनुभूतियों के ढंग के प्रति संवेदनशील होने पर ही वास्तव में यह समझ पाते हैं कि आपकी काल्पनिक विषय वस्तु क्या है। लेकिन थोड़े अभ्यास के साथ ही आप
इतने पारंगत हो जाते हैं कि हमेशा समझ जाते हैं कि आप वास्तव में किस दिशा पर केंद्रित हैं। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है, विधि से आपको अपने मौजूदा विचारों की काल्पनिक आवृत्ति को बोधपूर्वक पहचानने में मदद मिलती है। इस खेल को सबसे असरदार ढंग से तब खेला जा सकता है जब आप अकेले हों, क्योंकि वास्तव में और कोई नहीं समझ सकता कि आपको कौन से विचार सबसे अच्छा महसूस करा रहे हैं। जब आप इस पर दूसरों के साथ बात करेंगे तो संभवतः आप अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि ये विचार सचमुच आपको अच्छे लग रहे हैं या आप उन्हें केवल इसीलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोई और चाहता है कि आप इन्हें चुनें। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने लिए यह पहचान कर रहे हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप दूसरों के विचारों, इच्छाओं और राय एवं धारणाओं को एक ओर रख दें। आप इस खेल को कब खेलेंगे? विचारों की अनंत संभावनाएं हैं, जिसमें आपके सोचने के लिए अनंत विषय हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने जीवन अनुभव और आप जिस विषमता में आज जी रहे हैं, आपको उन विषयों को खोजने में मदद कर सकती है जिस पर आप केंद्रित हो सकें। यह खेल उस समय विशेष रूप से उपयोगी होता है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटे जो उल्लेखनीय मात्रा में नकारात्मक भावनाओं का कारण बन जाए। इस नकारात्मक भावना को प्रतिरोध का सूचक मानते हुए और यह मानते हुए कि यह प्रतिरोध का वह एकमात्र कारण है जो आपको उन चीज़ों से दूर किए हुए है जो आपको सचमुच चाहिए, आप इस नए सक्रिय विषय के प्रति कुछ प्रतिरोध छोड़ने के लिए कुछ करने का निर्णय ले सकते हैं। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? खेल का उदाहरण। यह विधि तब सबसे बेहतर काम करती है जब आप कुछ मिनट बैठकर अपने विचारों को किसी कागज़ पर लिखें। समय के साथ जब आप इस खेल को पर्याप्त मात्रा में खेल चुके होंगे, तब आप अपने मन में विचारों को लाने मात्र से ही इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन इन्हें कागज़ पर लिखना अधिक प्रभावशाली केंद्र बिंदु का कारण बन सकता है, जिससे आपका अपने चयनित विचारों की दिशा में महसूस करना आसान हो जाएगा। आरंभ में सबसे पहले आप किसी विषय के बारे में फ़िलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण लिखें। इसमें आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप यह वर्णित करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तत्पश्चात आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसकी विस्तार सहित व्याख्या करता एक और विवरण लिखें। इससे आपको विधि में आगे बढ़ने पर होने वाले सुधारों को ज़्यादा आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आपकी अभी अपनी बेटी के साथ उसके घर के कामों में मदद न करने को लेकर बहस हुई है, यहाँ तक कि वह अपनी खुद की चीज़ों की भी परवाह नहीं करती और उसका कमरा बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसा लगता है कि उसके लिए आपके व्यवस्थित परिवेश बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की कोई अहमियत नहीं है। वह अपनी बेटी का नाम लिखें, जानबूझकर मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने का प्रयास कर रही है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, वह अपने हिस्से का थोड़ा सा भी काम नहीं करती। जब आप ऐसी कुछ उक्तियां लिखेंगे तो आपकी मौजूदा अनुभूतियों की सूचक है, तो उसके लिए कथन लिखें, मैं इस विषय से संबंधित कुछ ऐसे विचारों तक पहुंचूंगी जो कुछ अधिक बेहतर महसूस कर रहे हों। अब जब आपने एक बार इनमें से प्रत्येक विचार को लिख लिया तो मूल्यांकन करें कि ये कैसा महसूस करवाता है। अब आप लिखें, वह मेरी बात कभी नहीं सुनती। वही, मैं चाहता हूँ कि वह और जिम्मेदार बने। वही, मुझे उसकी गलतियाँ सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं। वही, मुझे उसे और अच्छी तरह से सिखाना चाहिए था। वही, मैं आशा करती हूँ कि उसके पिता मेरा कुछ अधिक साथ दें। खराब, मेरे लिए घर बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बेहतर, मैं जानती हूँ उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। बेहतर, मुझे याद है कि किशोर होना कैसा होता है। बेहतर, मुझे याद है जब वो एक छोटी प्यारी बच्ची थी। बेहतर, मैं आशा करती हूँ वह वैसी ही प्यारी सी छोटी बच्ची होती। खराब, मुझे नहीं पता इसके बारे में मैं क्या करूँ। खराब, वैसे मुझे इस बारे में आज ही सब कुछ जान लेना ज़रूरी नहीं है। खराब, उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे अच्छा लगता है। बेहतर, मुझे पता है जीवन में घर साफ करने के अलावा भी और बहुत कुछ है। बेहतर, अगर मुझे साफ घर चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खराब, यह ठीक ही है, मुझे अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। बेहतर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी वह इसकी कोई परवाह नहीं करती। बेहतर, याद रखिए इसके सही व गलत उत्तर नहीं हैं और आपके अलावा और कोई वास्तव में यह नहीं जानता कि आपको कौन सी अनुभूतियाँ बेहतर या ख़राब लग रही हैं। इस विधि का मूल्य यही है कि आप यह जान सकें कि आपके विचार कैसे महसूस हो रहे हैं और आप बेहतर अनुभूत होने वाले विचारों को चुनने में पारंगत हो सकें।
बहुत से लोग पूछ सकते हैं, तो इसमें मेरी बेटी की लापरवाह आदतों के प्रति कैसे अच्छा महसूस हो सकता है? मेरे विचार उसके व्यवहार को नहीं बदल सकते। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके विचार हर उस व्यक्ति और चीज़ का व्यवहार बदल सकते हैं जो आपसे संबंधित है, क्योंकि आपके विचार पूर्णतः आपके आकर्षण बिंदु के समान होते हैं और आप जितना बेहतर अनुभूत करेंगे, उतना ही आपके आसपास की हर चीज़ और हर व्यक्ति में सुधार होता जाएगा। जिस क्षण आप बेहतर अनुभूति को पा जाते हैं, हालात और परिस्थितियां परिवर्तित होकर आपकी अनुभूतियों के समान ही होने लगती हैं। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? खेल आपको आपकी उस शक्ति का एहसास कराने में मदद करेगा कि आपके अपने विचार आपके आसपास की चीज़ों को प्रभावित करते हैं। अब्राहम, हमें कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है के बारे में और बताएं। क्या मेरा कुछ बेहतर तक पहुंचना रुक भी सकेगा? और जब आप समय या धन की सीमाओं को समीकरण से बाहर कर देंगे तथा जब आपको विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मांड आपके मन में आने वाले हर विचार को संतुष्ट करने के लिए सम्मिलित होकर काम करेगा, तब आप अपने विचारों को फलने फूलने देते हैं। लेकिन जब आप अपनी सीमाएं अनुभूत करते रहेंगे, तब तक आप अपने आधिपत्य को पाने के प्रयास ही करते रहेंगे, वो आपको मिलेगा नहीं। संभवतः आप कह उठेंगे, अभी हमारे हालात सचमुच ऐसे हैं, ये हमें वह सब करने के लिए धन नहीं दे सकते जो हम करना चाहते हैं। हम अपनी रसोई को नए मॉडल की बनवाना चाहते हैं। हमने निर्णय लिया है, इसके लिए हम कोई बड़ा कर्ज नहीं उठाएंगे। हमारा यह निर्णय इतना स्पष्ट है कि हम इसे तोड़ना नहीं चाहते। तो हम इन विस्फोटक विचारों का क्या करें? और हम कहते हैं, क्या उन सभी का अभी एकदम पूरा होना ज़रूरी है, या क्या आपको इस विचार में आनंद आने लगता है? आप कह सकते हैं, अगर अभी नहीं तो जल्दी ही हम ये कर लेंगे। इसके लिए आपको इस विचार के विकसित होने में आनंद लेना आरंभ करना होगा। लेकिन जब आप तयशुदा कार्यक्रम बनाते हैं जिसमें अंतिम तारीख भी हो, तो अक्सर समय की कमी या धन की कमी इस ऊर्जा की विरोधाभासी हो जाती है जो आपको दुखी करता है। इससे आप यह भी तमन्ना करने लगते हैं कि आपको इसे शुरू करने का विचार आया ही नहीं होता। लेकिन तब आप कहते हैं, जीवन भर बहुत सारी रसोइयाँ आएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहेंगे और भविष्य के लिए नए विचार बनाएंगे। तो एक दिन संभवतः एक नए घर में जाएंगे और यह देखकर चौंक जाएंगे कि इसमें वह सब कुछ पहले से ही है जो आपके मन में था, और यह आपके पास तब आएगा जब आपके पास पर्याप्त धन और पर्याप्त समय हो। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर होगा जिन्हें आप जन्म देते हैं और मुक्त प्रवाहित होने देते हैं। इसमें सही या गलत कुछ नहीं है। इस तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका यह है कि यदि आपको इच्छा अच्छी महसूस हो तो सब बढ़िया है। यदि इच्छा असहज हो, अर्थात आपकी वह इच्छा जो आपकी आस्था से अधिक प्रबल हो, लेकिन आप उसे यह कहकर शांत कर दें कि हमें इसे इसी समय करना ज़रूरी नहीं है, हमें इसे भविष्य के विचार के तौर पर सहेजना होगा। हम इस विचार को रोकने वाले नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह अच्छा विचार है। फिलहाल यह हमारी स्थिति से मेल नहीं खाता, लेकिन एक दिन यह हमारा हिस्सा बनेगा। फिलहाल के लिए यह काफ़ी संतोषजनक है। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? इसे अभी हासिल करना और कर्ज में फंस जाना, या यह कहना कि ओह, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा? जेरी एवं एस्थर हर बार इससे गुजरते हैं, क्योंकि एस्थर को सब कुछ चाहिए और वह भी अभी, और इसका कोई कारण नहीं है कि वह उसे तभी न मिल सके, सिवाय इसके कि उसका विवाह एक शकी आदमी से हुआ है। वहीं जेरी को पैसे खत्म होने का डर नहीं है, वह इस बात से डरते हैं कि उनके विचार खत्म न हो जाएं। दूसरे शब्दों में, वे विचारों को इतनी तेजी से पूरा नहीं करना चाहते हैं, वे उनकी अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहते हैं, और एस्थर एक छलांग में शीर्ष पर पहुंच जाना चाहती है। एस्थर शुरुआत में इसे तुरंत पाना चाहती है, जबकि जेरी इसका धीरे धीरे आनंद लेना चाहते हैं। एस्थर को चिंता है कि इसे पाने तक कहीं इनकी इसे पाने की इच्छा खत्म न हो जाए, इसीलिए वे इसे तुरंत पाना चाहती हैं। तो एस्थर और जेरी दोनों ने अपने रास्ते खोज लिए। इसमें कोई भी सूत्र सही या गलत नहीं होता। हमने जेरी से कहा कि उन्हें विचारों की कमी कभी नहीं होगी, इसीलिए यदि वे चाहें तो सबको पीछे छोड़ते हुए सीधे शीर्ष पर पहुंच जाएं। वो हमसे कहते हैं, लेकिन मुझे इसे पाने के प्रयास में व्यस्त रहना अच्छा लगता है। मैं अपने सृजन से जितना अधिक जुड़ता हूँ, मुझे उससे उतना ही अधिक संतोष मिलता है। हम कहते हैं, तो आपके लिए यही मार्ग सही है। इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। जो भी अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? उधार लेना या बाद के लिए रुक जाना? बाद के लिए रुकना,
या अभी उधार लेकर उसे पूरा कर देना? कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? यह कहना कि आप कम में मान जाएंगे या इसे अपने भावी अनुभव का हिस्सा बनाना चाहते हैं? कह सकते हैं कि हम इसे अपने भावी अनुभव का हिस्सा बनाना चाहेंगे। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? अपने आप इसीलिए क्रोधित होना कि आपकी रसोई उतनी आधुनिक नहीं है जितना इसे होना चाहिए, या यह मानना कि अभी के लिए यह रसोई ठीक है, इसे आगे और अधिक विकसित होना है, जैसे आप हमेशा विकसित होते रहते हैं? कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? क्या बेहतर लगता है, सराहना करना या निंदा करना? क्या अच्छा लगता है, आपने जो किया है उसकी प्रशंसा करना या इस बात पर आलोचनात्मक हो जाना कि आप अभी तक कुछ अधिक नहीं कर पाए हैं? इस पर विचार करें कि कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है। चैप्टर 38 विधि 14 स्पष्टता हेतु अव्यवस्था समाशोधन विधि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अव्यवस्था के कारण तनाव महसूस कर रहे हों, जब आपको ये अनुभव हो कि आप चीज़ों को खोजने में बहुत अधिक समय लगा रहे हैं, जब आप अपने घर से इसीलिए बच रहे हों क्योंकि आपको कहीं और ज़्यादा अच्छा लगता है, जब आपको ये महसूस हो कि आपके लिए जो करना आवश्यक है उसके लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। स्पष्टता हेतु अव्यवस्था समाशोधन विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा, विश्वास और 17 क्रोध। यदि आपको अपना भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। अव्यवस्थित परिवेश होना अव्यवस्थित आकर्षण बिंदु का कारण बन सकता है। यदि आप अधूरे काम, अनुत्तरित पत्रों, अपूर्ण योजनाओं, अदत्त बिलों, अपर्याप्त कामों, अवर्गीकृत कागजों के ढेर, बिखरी हुई पत्रिकाओं, सूचियों और हर तरह की सामग्रियों से घिरे हुए हों तो ये आपके जीवन अनुभवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक कंपन होता है, क्योंकि आप अपने जीवन से संबंधित सभी चीज़ों के साथ काल्पनिक रिश्ता कायम कर लेते हैं, अतः आपकी निजी चीज़ों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपका आकर्षण बिंदु क्या है। अव्यवस्था समाशोधन में 2 प्रमुख बाधाएं हैं। पहली, आपको याद होगा कि कई बार जब हम कोई चीज़ फेंक देते हैं तो बाद में ज्ञात होता है वास्तव में हमें उस चीज़ की आवश्यकता थी, अतः अब आप किसी भी चीज़ को फेंकने के प्रति अनिच्छुक होते हैं। और दूसरा, आपको ज्ञात होता है कि चीज़ों को व्यवस्थित करने के कार्य को भली भांति करने के लिए उससे ज़्यादा वक्त लग रहा है जो आपने इस योजना के लिए तय किया था, क्योंकि हर बार जब भी आप व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं आप छटाई प्रक्रिया में इस तरह फंस जाते हैं कि आखिरकार उससे भी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है जितना इससे पहले थी। स्पष्टता हेतु अव्यवस्था समाशोधन विधि इन बाधाओं को दूर करती है, क्योंकि यह ऐसी छटाई प्रक्रिया है जिसे बिना उन मूल्यवान वस्तुओं को हटाए किया जाना संभव है जिनकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। विधि की शुरुआत हेतु कुछ ढक्कन सहित कार्डबोर्ड के मजबूत डिब्बे जमा करें। इसके लिए बैंकर्स बॉक्स ठीक रहेंगे। यदि वे सभी एक ही आकार और एक ही रंग के हों तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरह ये एक सार होने के साथ ही दिखने में भी अच्छे लगेंगे। हमारा सुझाव है कि आप शुरुआत न्यूनतम 20 डिब्बों के साथ करें, लेकिन जब आप इस विधि की लाभकारी शक्ति से परिचित हो जाएंगे तो आप इसे और अधिक करना चाहेंगे। इसके अलावा आकारादि क्रम में इंडेक्स कार्ड और हाथ में पकड़ने योग्य वॉइस रिकॉर्डर भी प्राप्त करें। सबसे पहले डिब्बों को एकत्रित करें और उनमें से 5 या 6 को उस कमरे के मध्य में रख दें जिसे आप व्यवस्थित करना चाहते हैं। तत्पश्चात इनमें से प्रत्येक डिब्बे को 1 से 20 तक के बीच की अलग अलग संख्या दें। अब कमरे को देखें, किसी एक चीज़ पर केंद्रित हों और अपने आप से कहें, क्या यह वस्तु मेरे तात्कालिक अनुभव के लिए आवश्यक है? यदि उत्तर हाँ है तो उसे वहीं रहने दें जहाँ वह है। यदि उत्तर ना है तो इसे उनमें से एक डिब्बे में डाल दें। इसके बाद एक और वस्तु चुनें और इस प्रक्रिया को कमरे में रखी हर चीज़ पर केंद्रित होने तक जारी रखें। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको फिलहाल छटाई का अधिक काम नहीं करना है। यह वस्तुतः ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मात्र अपने परिवेश से अव्यवस्था को दूर करना चाहते हैं। वस्तु को डिब्बे में डालते समय रिकॉर्डर पर बोलें, उदाहरणार्थ गिटार की तारों का बंद पैकेट डिब्बा संख्या 1, पुराना सेल फोन डिब्बा संख्या 1। एक साथ 5 या 6 डिब्बे खोलने पर आप साधारण छटाई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में सभी पत्रिकाएं एक डिब्बे में जाएंगी, कपड़े एक डिब्बे में जाएंगे, सभी छोटी चीज़ें एक डिब्बे में जाएंगी,
लेकिन इस छटाई की प्रक्रिया में डूब न जाएं। बस चीज़ें उठाएं, अपने तात्कालिक अनुभव के आधार पर उसकी ज़रूरत पर विचार करें और ज़रूरी न हो तो उसे डिब्बे में डाल दें। और बाद में आप किसी समय रिकॉर्ड की गई बातों को आकारादि इंडेक्स कार्डों पर हस्तांतरित कर लें। दूसरे शब्दों में, म के अंतर्गत मोती का सीप, न के अंतर्गत नहाने के वस्त्र, स के अंतर्गत सेल फोन। आप सांगोपांग छटाई नहीं कर रहे, इसीलिए यह प्रक्रिया बहुत तेजी से हो जाएगी। आपको बेहतर महसूस होगा क्योंकि आपका कमरा कम अव्यवस्थित हो गया है। आप अपनी उन सदा की चिंता से भी मुक्त हो गए कि आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि आपने इस बात का रिकॉर्ड रखा है कि वे वास्तव में कौन से डिब्बे में हैं। आप अपने घर में सामान रखने का कोई ऐसा स्थान खोजिए जहां इन साफ सुथरे डिब्बों को रखा जा सके, और विश्वास रखिए आप किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को कभी भी पा सकते हैं। यदि आपको गिटार के तारों का बंद पैकेट चाहिए होगा तो आकारादि कार्ड आपको बता सकेंगे कि आपने इसे किस डब्बे में रखा है। कुछ हफ्तों के बाद मान लीजिए जब आपको महसूस हो तो आपको डिब्बा संख्या 3 में से कुछ नहीं चाहिए, तो आप इस डिब्बे को घर से बाहर कर सकते हैं। शायद बाहर कहीं रख सके, या इसकी सामग्री हटाकर डिब्बा नंबर 3 को नई संभावित अव्यवस्था के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। और जब आप यह विधि जारी रखेंगे तो इस बोध से शांत होने लगेंगे कि अब आपका परिवेश आपके नियंत्रण में है। कई बार लोग हमसे कहते हैं उन्हें अव्यवस्था की कोई परवाह नहीं है, अतः हम उनसे कहते हैं कि ऐसे में यह विधि उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चूँकि सभी चीज़ों के प्रत्येक कण में कंपन है, इसीलिए वस्तुतः लगभग सभी को व्यवस्थित परिवेश में अच्छा महसूस होता ही है। अब्राहम, हमें स्पष्टता हेतु अव्यवस्था समाशोधन विधि के बारे में थोड़ा और बताइए। शरीरी अस्तित्वों को अपने आसपास चीज़ें जुटाए रखने की आदत होती है। आप में से अधिकांश लोग इन चीज़ों को इसीलिए एकत्रित करते हैं कि ये आपकी उपलब्धि की भावना पाने और अपना समय काटने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक जगत में रहते हैं जहाँ भौतिक प्रत्यक्षीकरण आपके लिए काफ़ी अहम है, लेकिन तब आप अपने इस प्रत्यक्षीकरण के विवरण में डूब जाते हैं। आप में से अधिकांश लोग अपना समय चीज़ें खोजते रहने में बिताते हैं, और इनमें से केवल यही नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में से छांटना पड़ता है, बल्कि इसका कारण यह भी है कि वस्तुएं एकत्रित करना उस मुक्ति का विरोधी है जो हम सब आपके भीतर से जन्म लेती है। हमने उदासी की इस अनुभूति पर बात की थी जिसमें रिक्तता का एहसास होता है। लोग अक्सर इस रिक्तता के एहसास को वस्तुओं से भरने का प्रयास करते हैं। वे एक और चीज़ खरीदते हैं और उसे घर ले आते हैं, या वे कुछ नया खाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे बहुत से रचनात्मक तरीके हैं जिनके द्वारा आप इस शून्यता को भरने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों के लिए हमारा प्रोत्साहन यही है कि अपने अनुभव से उन सभी चीज़ों को हटा दें जो अब आपके लिए आवश्यक नहीं है। जब आप ऐसी चीज़ों को छांट कर त्यागना आरंभ कर देते हैं जिन्हें आप पहन नहीं रहे, उन्हें त्याग देंगे जिन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन्हें त्याग कर आप अपने अनुभव को स्पष्ट बना लेंगे। तब चीज़ें आप अब जो हैं उसके साथ अधिक सामंजस्य पूर्वक आपके अनुभवों में शामिल हो सकेंगी। आप सभी में आकर्षण की क्षमता है, और जब आपकी प्रगति उस सामान में फंस जाती है जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो नए आकर्षण धीमे पड़ जाते हैं, और तब अंत में आप निराशा और व्यग्रता का अनुभव करते हैं। अपने अव्यवस्था मुक्त परिवेश में होने की कल्पना करें। जेरी और एस्थर ने अभी हाल ही में कहा कि जब ऊर्जा तेजी से गति करने लगती है तब इससे संबंधित विचार भी अधिक तेजी से फलप्रद होने लगते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उस सामान में दबे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, सामान आपके पास काफ़ी तेजी से आ रहा है, हर तरीके का सामान, और तब उन्हें इससे निपटना पड़ता है। इसे वर्गीकृत करना या फाइल करना या पढ़ना या हटाना होता है, यानी कि इसका कुछ तो करना है। अपने निवास स्थान की मन की आंखों से तस्वीर बनाना पहले कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, अतः अपने एक अधिक स्पष्ट परिवेश, एक अत्यंत सुव्यवस्थित स्थान में होने की कल्पना कीजिए, और कल्पना कीजिए कि आपको सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसे इस तरह व्यवस्थित करने की कल्पना करें जो अत्यधिक आरामदेह हो। दूसरे शब्दों में, ज़रा कल्पना करें आप यहाँ इसी चीज़ की तलाश में हैं, राहत का एहसास। एस्थर समय समय पर अपनी माँ की मानसिक तस्वीर बनाती रहती है। एस्थर के बचपन में उनकी माँ पूरा समय काम करती रहती थी। उनकी बहुत बड़ी ज़मीन थी। एस्थर की माँ विशाल बगीचे की छटाई करती, और इन दोनों राइडिंग मोवर्स नहीं आते थे। कम से कम उन्होंने तो कभी उन्हें नहीं देखा था, लेकिन एस्थर को अपनी माँ का छटाई करना याद है। और तब
एस्थर को वो हिस्सा याद है जब अधिकांश बगीचे की छटाई हो चुकी होती और पानी देने के लिए फव्वारे लगा दिए जाते तो उसकी माँ बरामदे में बैठकर इन सबको जैसे अपने में सम्माहित करती रहती और एस्थर अपनी माँ के पास बैठकर उस ताजी कटी घास की खुशबू लेती और संतुष्टि की यही अत्यधिक अनुभूति उन्हें अपनी माँ से मिली है। बागीचे की छटाई का दिन एस्थर के लिए सबसे अधिक खुशनुमा दिन होता है क्योंकि वह यह सब हो जाने के बाद कुछ ऐसा संतोषजनक रह जाता है जो उनकी माँ को वहाँ बैठकर अपने भीतर सम्माहित करते हुए महसूस करती थी। जेरी और एस्थर अक्सर कार्यशाला समाप्त होने के बाद ही ऐसा महसूस करते हैं। यह काफ़ी अच्छा लगता है, यह भली भांति पूरे दायित्व जैसा लगता है। यह कुछ ऐसा था जैसे सब चीज़ों के बीच तालमेल बन रहा हो। इसीलिए आपको यह करना है कि पहले से ही उस अनुभूतिपूर्ण स्थान को खोजिए और जब आप ऐसा कर लें और ऊर्जा उत्पन्न होने लगे तब स्पष्टता, विचार और मदद ये सब एक साथ भौतिक वास्तविकता के रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यदि आप एक बार में एक चीज़ उठाकर डिब्बे में डालें तो भी आप मात्र 1 से 2 घंटे में एक कमरे को अव्यवस्थित सामग्री को एक डिब्बे में भर सकते हैं। अब चूंकि आपने दर्ज कर लिया है कि सब चीज़ें कहाँ हैं और यह आपके वॉइस रिकॉर्डर पर मौजूद है, तो एक शाम जब आप कुछ ना कर रहे हों, इसके लिए ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तब अपनी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। एक छोटी सी कार्ड फाइल आपको बता सकती है कि नहाने के वस्त्र डिब्बा संख्या 1 में है, तो यदि आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े आप इंडेक्स कार्ड में देखेंगे तो यह आपको बता देगा कि ये किस डब्बे में है। इस स्पष्टता हेतु अव्यवस्था समाशोधन विधि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप इसे काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। इसमें प्रतिरोध भी कम होता है क्योंकि आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपको सहज सुलभ है। दूसरे शब्दों में आपके पास इसका रिकॉर्ड है कि ये सब कहाँ रखा है। हमने देखा है कि इस प्रणाली को अपनाने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि डिब्बे में कुछ डाल देने पर उन्हें इसमें से शायद ही कभी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अतः जब आपको लगता है कि आपके पास सामग्री से भरे डिब्बे 1 या 2 साल से रखे हैं और आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तब संभवतः आपको इसे हटा देना चाहिए या किसी को दान देना चाहिए। लेकिन तब तक आपका जीवन इस अव्यवस्था से मुक्त होगा और इस तरह उस पूरी अवधि के दौरान प्रतिरोधों से भी मुक्त रहेगा। चैप्टर 39 विधि 15 बटुआ विधि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अधिक धन को अपने अनुभव के लिए आकर्षित करना चाहते हों, जब आप अपने जीवन में अधिक धन को प्रवाहित करने के लिए धन के प्रति फ़िलहाल जैसा महसूस कर रहे हैं उसमें सुधार करना चाहते हों, जब आप अपने मन को अपनी विशिष्ट इच्छा की दिशा में प्रवाहित करना चाहते हों, जब आप अपने जीवन में धन की कमी को महसूस करें। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। बटुआ विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। छठा, आशा प्रदत्ता और 16 निराशा। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। शायद आपकी संस्कृति में धन विषय से संबंधित कंपनों से अधिक अभ्यासित कोई और नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसे ऐसा साधन मानते हैं जिसके माध्यम से उनका बड़ी मात्रा में भौतिक कल्याण प्रवाहित होता है। फिर भी अधिकांश लोग इसे समझे बिना अपने अनुभवों में धन की उपस्थिति की बजाय धन की कमी पर केंद्रित रहते हैं। अतः भले ही वे अक्सर अपनी इच्छित वस्तुओं को पहचान लेते हैं, फिर भी वे अपनी इच्छित वस्तुओं से इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे आदतन धन की मौजूदगी पर नहीं बल्कि उसकी कमी पर केंद्रित होते हैं। एक बार फिर वही तथ्य सामने आता है कि प्रत्येक विषय के वस्तुतः 2 विषय होते हैं, जो चाहिए और उसकी कमी। इस तरह की प्रचुरता का आपके अनुभव में सहज प्रवाहित होना स्वाभाविक है। बटुआ विधि आपको ऐसे कंपन प्राप्त करने में मदद करती है जो धन को प्राप्त करने के अनुकूल हों, न कि उसे दूर करने के लिए। विधि इस प्रकार है। सबसे पहले 100 रुपये का एक नोट लें और उसे अपने बटुए या पर्स में रखें। इसे हमेशा अपने पास रखें। जब भी यह पर्स या बटुआ आपके पास हो तो याद रखें कि आपका 100 रुपये का नोट इसी में रखा हुआ है। इसके अपने पास होने की अनुभूति को पसंद करें और अपने आप को बार बार सुरक्षा की उस अनुभूति की याद दिलाते रहें कि जो इससे आपको मिल रही है। अब दिन भर में ऐसी चीज़ों को देखते रहें जिन्हें आप 100 रुपये के नोट से खरीद सकते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास से निकलते समय ध्यान दें कि यदि आप सचमुच चाहें तो यहाँ रुककर खाना खा सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ दिखाई देने पर
यदि आपने आपको याद दिलाएं कि आप सचमुच चाहें तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बटुए में 100 रुपये का नोट है। इस 100 रुपये को अपने पास रखना और इसे सीधे खर्च न कर देने से आपको इसके बारे में सोचने मात्र से काल्पनिक लाभ हासिल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने इस 100 रुपये के नोट को अपनी देखी पहली चीज़ पर ही खर्च कर देते तो आपको वस्तुतः अपनी वित्तीय कल्याण की स्थिति के लाभ का एहसास केवल एक बार ही होता। लेकिन जब आप इस 100 रुपये के नोट को एक दिन में मानसिक रूप से 20 या 30 बार खर्च करेंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने का काल्पनिक अनुभव प्राप्त होगा। हर बार जब भी आप स्वीकार करेंगे कि आपके पास वो शक्ति है ठीक आपके बटुए में जिससे आप ये चीज़ खरीद सकते हैं, बार बार ऐसा करते हुए आप अपने वित्तीय कल्याण का भाव जोड़ते जाते हैं, जिससे आपका आकर्षण बिंदु परिवर्तित होता है। देखा आपने, प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए आपका वास्तव में प्रचुर होना, प्रभूत होना आवश्यक नहीं है। आपको बस इस प्रचुरता को अनुभूत करना होगा। इसे कहने का अधिक स्पष्ट तरीका यह है कि प्रचुरता की कमी की प्रत्येक अनुभूति ऐसा प्रतिरोध उत्पन्न करती है जो प्रचुरता को स्वीकार नहीं करता। अतः मानसिक रूप से बार बार धन खर्च करके आप कल्याण के, सुरक्षा के, प्रचुरता के और वित्तीय सुरक्षा के कंपनों का अभ्यास करते हैं और ब्रह्मांड आपको प्राप्त इन कंपनों की प्रतिक्रिया के रूप में ऐसी ही प्रचुरता प्रत्यक्ष करवाता है। जैसे ही आप इस वित्तीय प्रचुरता की शानदार अनुभूति को हासिल करते हैं, चमत्कारिक लगने वाली चीज़ें होना आरंभ हो जाती हैं। आप फिलहाल जो धन कमा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। विभिन्न स्थानों पर धन की मात्रा में अनपेक्षित वृद्धि दिखाई देने लगती है। आपके नियोक्ता को आपके पैसे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। आप जो चीज़ें खरीदते हैं उन पर छूट मिलने लग जाती है। आप पाएंगे कि जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जिन चीज़ों के लिए आप कितने भी रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, वो आप तक पहुंचने लगती हैं, वह भी बिना कोई पैसा खर्च किए। आपको ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिससे आप संपूर्ण प्रचुरता अर्जित करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसे आप संभावित मानते हैं। समय के साथ ही ऐसा महसूस होता है मानो प्रचुरता की बाढ़ आ गई है और आप हैरान होते हैं कि अब तक ये सारी प्रचुरता कहाँ छिपी हुई थी। मैं यह ले सकता हूँ, मैं यह ले सकता हूँ, मुझ में इसे खरीदने की क्षमता है। और चूंकि आपके पास वास्तव में ऐसा करने का साधन है, चूंकि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो है ही नहीं, इसीलिए आप इसे बाधा पहुंचाने वाला कोई संदेश या अविश्वास नहीं है जो आपके वित्तीय प्रवाह के जल को गंदा कर रहा हो। मूल रूप से यह बेहद प्रभावशाली विधि है और यह आपके वित्तीय आकर्षण बिंदु को परिवर्तित कर देगी। जैसे ही आपकी वित्तीय स्थिति सुधरती है, आपका 100 रुपये का गुप्त कोष या बचत बढ़कर 1000 रुपये, फिर 10,000, फिर 1 लाख या इससे भी कहीं अधिक हो जाता है। हालांकि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आपको ब्रह्मांड से क्या मिल सकता है, लेकिन धन को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने के लिए आपको इसे स्वीकार करने के लिए इसके प्रति अच्छा महसूस करना होगा। आपको महान प्रचुरता के प्रति अच्छा अनुभूत करना होगा, इससे पहले कि आप महान प्रचुरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने के आनंद को स्वीकार कर सकें। अब्राहम, हमें बटुआ विधि के बारे में और बताइए। याद रखिए, आप एक तरह से संतुलन के झूमा-झूमी झूले पर हैं, अतः आपको कमी से संबंधित सभी विचारों को नहीं रोकना है, क्योंकि अन्यथा ये आपके आसपास के प्रभावों में कुलबुलाने लगेंगे। आपको बस ये करना है कि सौदेश्यपूर्वक ऊर्जा को प्रचुरता की ओर बढ़ाने वाले कुछ अधिक विचारों को बढ़ावा देना है। सौदेश्यपूर्वक अधिक विचार प्रस्तावित करने हैं। अभौतिक ऊर्जा का अपनी मनचाही समृद्धि की ओर अधिक बोधपूर्वक उपयोग करना है। इसीलिए जब आप अपना दिन उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए बिताते हैं जिन पर आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो आपको वास्तव में अपनी अभौतिक ऊर्जा का उपयोग सौदेश्यपूर्वक अपनी समृद्धि की अनुभूति को बढ़ाने में करना है। किसी ने कहा, अब्राहम, जाहिर है आपने लंबे समय से देह धारण नहीं की है, क्योंकि 100 रुपये में अधिक कुछ नहीं आता है। हम कहते हैं कि आप इस बात को समझे नहीं। आपने 100 रुपये दिन में 1000 बार खर्च किए हैं, जो कि 1 लाख रुपये खर्च करने के बराबर हैं, और आप देखेंगे यही आपकी समृद्धि की अनुभूति को सहारा देगा। इसी तरह आपको अनुभूत होगा कि यही आपका आकर्षण बिंदु है। किसी ने हमसे कहा, वैसे मैंने अपने बटुए में सच में 100 रुपये नहीं रखे हैं, इसके बदले मैंने इसमें एक IOU रखा है। तो हमारा कहना है, इसका मतलब आपको खुद अपने IOU पर विश्वास नहीं है।
क्योंकि इससे समृद्धि की अनुभूति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। IOU से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक और कर्ज अपने साथ लिए घूम रहे हैं। बटवा विधि ऐसा एक और साधन है जिसके द्वारा आपको जो भी अच्छा लगता है उस पर सौदेश्यपूर्वक आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चैप्टर 40 विधि 16 धुरीकरण। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आपको पता हो कि आपने जो भी कहा है वह उसके सर्वथा विपरीत है जिसे आप अपने अनुभव में आकर्षित करना चाहते हैं। जब आप बेहतर आकर्षण बिंदु स्थापित करना चाहते हों। जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हों लेकिन जानते हों कि आप और बेहतर अनुभूत कर सकते हैं और आप ऐसा अभी करने के लिए समय देने के इच्छुक हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। धुरीकरण विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो: 8वां ऊब और 17 क्रोध। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। क्या यह संभव है कि आप उसके काल्पनिक विरोध पर केंद्रित हों जिसकी सचमुच इच्छा रखते हैं और आपको यह पता भी न हो? ये छड़ी के दो विपरीत छोर जैसे हैं। जब आप छड़ी उठाते हैं तो दोनों छोर उठाते हैं। यह धुरीकरण विधि आपको इस बात के प्रति जागरूक होने में मदद करेगी कि आप फिलहाल छड़ी के किस छोर को सक्रिय कर रहे हैं, वह छोर जो आपकी इच्छा से संबंधित है या वह छोर जो आपकी इच्छा की अनुपस्थिति से संबंधित है। आपकी समय अंतराल वास्तविकता की विषमता अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यहाँ विषमता आपको अपने विचारों पर केंद्रित होने में मदद करती है। जब भी आपको यह पता हो कि आपको क्या नहीं चाहिए तो आपको साफ तौर पर यह भी पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, और जब भी आपको यह पता हो कि आपको क्या चाहिए तो आपको साफ तौर पर यह भी पता होता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। इस तरह विषमता से परिचित होना आपके ध्यान केंद्रण को और धारदार बनाता है और एक नई प्राथमिकता तथा इच्छा को जन्म देता है। बल्कि यही महत्वपूर्ण विषमता उस सर्व कल्याण स्रोत के शाश्वत विस्तार को सुनिश्चित करती है। धुरीकरण विधि अक्सर अपने कंपनों की आदत में परिवर्तन की शुरुआत का पहला कदम होता है क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिससे आपको अधिक स्पष्ट रूप से जानने में मदद मिलती है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन चूंकि आमतौर पर छड़ी के एक छोर के कंपन और दूसरे छोर के कंपनों के बीच काफ़ी विविधता होती है, इसीलिए आमतौर पर आप अपने कंपन को मात्र अपनी इच्छा प्रकट कर तुरंत परिवर्तित नहीं कर देते। उदाहरण के लिए, बीमार होने पर आपको स्पष्ट रूप से यह पता होता है कि आप ठीक होना चाहते हैं, या आपके पास पर्याप्त धन न हो तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको और अधिक धन चाहिए। अब अपना ध्यान आप क्या चाहते हैं इस ओर मोड़कर उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखने से आप वहीं पर कंपित होने लगते हैं। सबसे पहले आपको क्या नहीं चाहिए, इसकी जागरूकता आपको यह जानने में मदद करती है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप अपनी इच्छा को शब्दों द्वारा उच्चारित करते हैं तो संभवतः आपके कंपन का आपके शब्दों से मेल ना भी हो। लेकिन यदि आप धुरीकरण विधि को जारी रखते हैं, अर्थात आपको जब भी नकारात्मक भावनाएं अनुभूत हों, आपको यह जानने में मदद करती हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित हैं जो अवांछित है, तो आप वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ मुझे क्या नहीं चाहिए और मुझे जो चाहिए वो भी मैं जानता हूँ। तो कुछ ही समय में आप अपने कंपनों को उसी विषय पर परिवर्तित कर लेते हैं। धीरे धीरे आप अपने कंपनों को पुनर्निर्देशित कर देंगे और आखिरकार सुधारे हुए कंपन आपके प्रबल विचार बन जाएंगे। अब्राहम, हमें धुरीकरण विधि के बारे में और बताएं। याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने अनुभवों को आप स्वयं आकर्षित करते हैं और आप इन्हें अपने विचारों के उन गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं जिन्हें आप प्रस्तावित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय होते हैं और जब आप किसी एक विचार पर विचार करते हैं तो वो एक और तथा एक और को आकर्षित करता है, तब तक जब तक आखिरकार आपके विचारों के विषय की काल्पनिक सार वस्तु का भौतिक प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाता। यदि आपको कभी अनुभव हुआ हो, और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा, कि जिसे आप नकारात्मक भावना मान रहे थे, आप उसे भय, संदेह, निराशा, एकाकीपन के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप नकारात्मक भावनाओं को परिभाषित कर सकते हैं। उस नकारात्मक भावना में आप जो अनुभव कर रहे थे वह ऐसे विचार पर विचार करना था जिसके कंपनों की आवृत्तियों का तालमेल उसके साथ नहीं था, जो और जहां आपका आंतरिक अस्तित्व मौजूद है।
अपने जीवन भर के भौतिक और अभौतिक, आपके आंतरिक अस्तित्व या पूर्णतः आपके अनुभव ज्ञान के स्थल और इच्छा के स्थल तक पहुंच जाते हैं। और तब जब आप इस भौतिक शरीर में रहते हुए बोधपूर्वक ऐसे विचार पर केंद्रित रहते हैं तो उससे सामंजस्य पूर्ण नहीं होता जिसे आपका आंतरिक अस्तित्व जानता है, तब इसके परिणाम स्वरूप आपके भीतर उत्पन्न अनुभूति नकारात्मक भावना होती है। यदि अपने पैरों पर बैठकर रक्त संचरण के प्रवाह को काट दें या अपनी गर्दन पर रक्त बंध लपेट कर ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित कर दें तो आपको इस बंधन का तुरंत प्रमाण मिल जाएगा। और इसी तरह जब आप ऐसे विचारों पर विचार करते हैं जिनका आपके महान ज्ञान के साथ सामंजस्य नहीं होता तो आपके आंतरिक अस्तित्व से भौतिक शरीर के आने वाली ऊर्जा जीवन शक्ति का प्रवाह दब या बंध जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको नकारात्मक भावनाएं अनुभव होंगी। और यदि आपने इसे लंबे समय तक जारी रखने दिया तो इससे आपके भौतिक शरीर का भी नकारात्मक अपकर्ष होने लगेगा। इसी कारण हम कहते हैं कि प्रत्येक रोग नकारात्मक भावनाओं की स्वीकृति का ही परिणाम है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति एक सूचना है कि आप अपने महान ज्ञान के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं। आप में से कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे होंगे कि मैं कुछ अधिक समय तक अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, और हम कह सकते हैं कि यह एक शानदार स्वीकारोक्ति है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ तो आप वास्तव में कर रहे होते हैं। मैं सकारात्मक आकर्षण की स्थिति में रहना चाहता हूँ, या मैं ऐसी स्थिति में रहना चाहता हूँ जहाँ जो विचार मैं सोच रहा हूँ और जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वे मेरी महान जागरूकता से सामंजस्यपूर्ण हैं। अवांछित से वांछित का ध्रुवीकरण। आप में से अधिकांश लोगों के लिए अच्छा महसूस करना इसीलिए मुश्किल नहीं होगा यदि आप ऐसे परिवेश में हो जहाँ आपके आसपास अधिक नकारात्मक प्रभाव न हो। यह बात निश्चित रूप से उस दिन पर खरी उतरती है जब आपका इस भौतिक शरीर में उद्भव हुआ था, लेकिन चूंकि आप ऐसे आयामों में रहते हैं जहां ऐसे विचार प्रवाह प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए आपके लिए ऐसी कोई विधि होना ज़रूरी है जो आपको जहां आप नहीं होना चाहते उस स्थान से निकालकर उस स्थान पर पहुंचा दे जहां आप होना चाहते हैं। और ध्रुवीकरण विधि वही विधि है। नकारात्मक भावनाएं महसूस होने पर अपने लिए आपको यह जानना आसान होता है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हैं इस पर उस समय अधिक स्पष्ट हुआ जा सकता है जब आप इसे अनुभव कर रहे हों कि जो आपको नहीं चाहिए। और तब यदि आप उस क्षण में ठहर कर कहते हैं इसमें कुछ तो महत्वपूर्ण है, अन्यथा मुझे इस नकारात्मक भावना की अनुभूति नहीं होती, मुझे उस पर केंद्रित होना चाहिए जो मुझे चाहिए, और इसके बाद अपने ध्यान को उस ओर मोड़ दें जो आप चाहते हों। अपने ध्यान को मोड़ने के क्षण से ही वह नकारात्मक भावना और नकारात्मक आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। जिस क्षण नकारात्मक आकर्षण समाप्त होगा सकारात्मक आकर्षण आरंभ हो जाएगा और आपकी अनुभूति अच्छा महसूस न होने से अच्छा महसूस होने में परिवर्तित हो जाएगी। यही ध्रुवीकरण की प्रक्रिया है। आप ऐसी जगह कभी नहीं पहुंच सकते जहां केवल विशुद्ध सकारात्मक भावनाएं या विशुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हो, क्योंकि यहाँ जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसमें जो आप पाना चाहते हैं उसकी कमी का स्वतः और स्वाभाविक प्रतिसंतुलन होता है। इससे आपका काम बस यह व्यक्त करना होता है कि आपकी इच्छा क्या है, और तब बेहद सौदेश्यपूर्वक अपने विचारों को अपनी इच्छा की दिशा में कायम रखें। और आपके आंतरिक अस्तित्व से आने वाला भावात्मक मार्गदर्शन, जिसे आप नकारात्मक या सकारात्मक भावना के तौर पर अनुभूत करते हैं, आपको यह जानने में सहायता देगा कि आप इस समीकरण में किस ओर खड़े हैं। अगर आपको जो चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं या उसकी कमी के बारे में। एक युवा पिता ने फ़ोन किया और कहा, अब्राहम, मेरा बेटा बिस्तर गीला कर देता है, उसकी उम्र अब ऐसा करने की नहीं रही है। मैं जो जानता था सब आजमा कर देख लिया, यहाँ तक कि मेरी सोच खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और हम कहते हैं, जब सुबह आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? उसने कहा, मैं कमरे में दाखिल होता हूँ और मुझे तुरंत पता चल जाता है कि आज यह फिर से हो गया है। मैं कमरे की गंध से ही बता सकता हूँ। और हम कहते हैं, और उस समय आपको कैसा लगता है? वो कहते हैं, मैं निराश हो जाता हूँ, फिर गुस्सा आता है, फिर हताश हो जाता हूँ, क्योंकि यह लगातार हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या करूँ। और हम कहते हैं, आह, तो बिस्तर गीला होने को आपने ही स्थायी बना रखा है। उसने पूछा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हमने कहा, आप अपने बेटे से क्या कहते हैं?
उसने कहा, मैं उससे कहता हूँ कि ये गीले कपड़े उतारो और जाकर बाथटब में बैठ जाओ। मैं उसे बताता हूँ कि अब उसकी ऐसा करने की उम्र नहीं है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। और हम कहते हैं, कमरे में प्रवेश करने पर जब आप वहाँ की नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं कि आप जो नहीं चाहते वह एक बार फिर से हो गया है, तब एक क्षण के लिए रुकें और अपने आप से पूछें आप क्या चाहते हैं, और तब इस पर केंद्रित हों। उसके बाद अपने अनुभव में आगे बढ़ें और तब आपको इस घटना में कुछ सुधार नजर आएगा। तो हम इस पिता से पूछते हैं, इस अनुभव से उन्हें अपनी इच्छा को जानने में कितनी मदद मिली। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उठते हुए खुश रहे तथा उसे अपने आप पर गर्व हो, न कि शर्मिंदगी। हम कहते हैं, अच्छा है, जब आप इस तरह विचार करते हैं तो आप में से जो चीज़ बाहर आती है उसका आपकी इच्छा के साथ सामंजस्य होना चाहिए, न कि सामंजस्यहीन हो। तब आप अपने बेटे को अधिक सकारात्मकता के साथ ही शक्तिशाली ढंग से प्रभावित कर सकेंगे। और तब आपके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे, ओह, यह उसके बड़े होने का हिस्सा है, हम सब इससे गुजरे हैं और हम बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। अब इन गीले कपड़ों को उतारो और बाथटब में बैठ जाओ। तत्पश्चात उस युवा पिता को कुछ दिन के बाद फिर से बुलाया गया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसने बताया कि उसके बेटे ने बिस्तर गीला करना बंद कर दिया है। देखिए, यह कितना आसान है। आपको जब भी बुरा महसूस होता है तब आप किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित कर रहे होते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और हमेशा यही होता है कि आप अपनी इच्छित वस्तु की कमी पर केंद्रित करते हैं। अतः ध्रुवीकरण विधि यह बोधपूर्ण निर्णय है जिससे आपको यह पहचानने में आसानी हो कि आपको क्या चाहिए। हमारा यह अर्थ नहीं है कि नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति बुरी चीज़ है, क्योंकि बहुधा नकारात्मक भावनाओं की अनुभूतियों में आप इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं कि आप नकारात्मक आकर्षण की प्रक्रिया में हैं। अतः यह एक चेतावनी की घंटी जैसा है, यह आपकी मार्गदर्शन प्रणाली का हिस्सा है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि पूरी प्रबलता के साथ कि इस समय दुखी न हो जब आपको यह पता लगे कि आप नकारात्मक भावनाएं महसूस कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके रुकें और कहें, मैं कुछ नकारात्मक भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ, जिसका अर्थ है कि मैं किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित करने की प्रक्रिया में हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वह क्या है जो मुझे चाहिए? ध्रुवीकरण की सबसे सरल प्रक्रिया ये कहना है कि मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। जब कभी आपको बुरा महसूस हो, रुकें और कहें, मैं बस अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। और जब आप इसे प्रस्तावित करते हैं तो आपको ऐसे विचार आने आरंभ हो जाएंगे जो समीकरण का सकारात्मक पक्ष होंगे, और चूंकि एक विचार दूसरे को और फिर एक और को और फिर एक और को आकर्षित करता रहेगा, तो जल्द ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर कंपित होने लगेंगे जो आपके महान ज्ञान के साथ सामंजस्यपूर्ण होगा। तब आप वास्तव में सही मायने में सकारात्मक सृजन की शुरुआत कर लेंगे। विचार विचारों से जुड़ते हैं जो विचारों से जुड़ जाते हैं। हमारे मित्र जेरी ने हमें एक बेहद प्रभावशाली उपमान बताया कि किस तरह आपके विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वे बताते हैं कि एक विशाल जलयान बंदरगाह पर आता है। उसे एक रस्सी से बांधना होता है जो बहुत लंबी, लगभग 1 फीट गोलाई वाली, बहुत बड़ी और पानी के फैलाव के पार फेंकने के लिहाज से काफ़ी भारी होती है। इसीलिए उसकी जगह छोटी गेंद से जुड़ी रस्सी को दूसरी ओर फेंका जाता है, जिससे थोड़ी बड़ी रस्सी के साथ जोड़ा जाता है। वह उससे थोड़ी बड़ी रस्सी से जुड़ी होती है जो उससे भी बड़ी रस्सी से जुड़ी होती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उस बेहद बड़ी रस्सी को पानी के बड़े विस्तार के पार आसानी से खींचा जा सके। इसी तरह आपके विचारों का एक दूसरे के साथ गठजोड़ होता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कुछ विषयों पर चूंकि आप नकारात्मक रस्सी को खींचकर लंबा कर रहे होते हैं, इसीलिए आपके लिए नकारात्मक स्पर्श रेखा को पार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए कहीं से केवल थोड़ी बातचीत, किसी चीज़ की स्मृति या स्पष्ट रूप से आपको नकारात्मकता की अनियंत्रित गिरावट में ले जाने वाले सुझावों की दरकार होती है। अतः कई बार आपके लिए इस नकारात्मक रस्सी को छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि यह आपके मन में काफ़ी समय से घर किए होता है। लेकिन यदि आपको कभी भी नकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा तो आप जान जाएंगे कि आप नकारात्मक रूप से आकर्षित कर रहे हैं और आप अपनी प्रबल इच्छा को महसूस करवाना चाहते हैं। तब आप कुछ आसानी के साथ रस्सी को छोड़ सकते हैं। इसीलिए ध्रुवीकरण विधि और सकारात्मक पहलुओं की पुस्तक विधि, ये दोनों देने के कारण आपको यह पहचानने में मदद करना है शुरुआती सूक्ष्म चरण में कि आप रस्सी की नकारात्मक गांठ के सिरे को खींच रहे हैं। इससे आप संभवतः उसी समय इसे त्याग देंगे और सकारात्मक सिरे की ओर बढ़ जाएंगे। जब हम विचारों के विचारों से जुड़ने, विचारों से जुड़ने, विचारों से जुड़ने के ढंग के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी बात की ओर इशारा करना चाहते हैं जिससे आप चूक रहे हैं।
यह काफ़ी आसान होता है कि आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा विचार करें। जो बढ़ते हुए आपको अच्छे लगने वाले और अधिक विचार और अच्छे अधिक लगने वाले विचारों को प्राप्त होते जाएंगे, बजाय इसके कि यह ऐसे स्थल पर पहुंच जाए जहां आप बुरा अनुभव करें और ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको बेहतर महसूस हो। दुनिया को बचाने का प्रयास न करें, खुद को बचाएं। विचार इतने आकर्षक होते हैं, अर्थात वे अपनी तरफ अत्यधिक आकर्षित करते हैं कि इससे पहले आप ऐसे विचार पर कार्य करने लगें जो आपको अच्छा न लगे, आपके लिए विचारों की उस श्रृंखला पर केंद्रित रहना तब तक आसान होता है जब तक उसकी अत्यधिक मात्रा की नकारात्मक ऊर्जा उसे दूरीकरण से दूर न कर दे। और यही कारण है कि हम इस दूरीकरण अभ्यास को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप क्या चाहते हैं, दिन भर में इससे संबंधित स्पष्ट विचार के बिना आगे बढ़ने और तब तक प्रतीक्षा करते रहें जब तक आप कोई ऐसा प्रभाव नहीं पा जाते जो आपको पसंद न हो। कि नकारात्मक प्रतिक्रिया महसूस करने के बाद आप दूरीकरण निर्धारण का फैसला लें। आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप दिन की शुरुआत सकारात्मक पहलुओं को खोजने के फैसले के साथ करें। दुनिया को बचाने का प्रयास न करें, खुद को बचाएं। अर्थात आपको उस पर केंद्रित रहने की ज़रूरत है जो आपको अच्छा महसूस कराता हो। दूरीकरण विधि वह साधन है जिससे आपको यह ज्ञात होता है कि आप क्या चाहते हैं। यह वो विधि है जिससे आप बोधपूर्ण निर्णय ले पाते हैं कि हाँ, मैं उसे खोज रहा हूँ जो मुझे चाहिए और मैं इसकी कमी की दिशा में कतई विचार नहीं करूँगा। दूरीकरण एक सतत, घंटा दर घंटा, खंड दर खंड विधि है जिसमें आप सकारात्मकता को चुनते हैं। यह आपको अच्छा महसूस करवाने का तरीका है और ये ऐसा तरीका है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं।